CRPC 1973, Act number 2 of 1974, enacted on 25th of January 1974 and came into force from 1st April 1974. टोटल 484 सेक्शंस हैं, जिसमें से हम सेक्शन नंबर 81 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। किसी भी पर्सन को कोर्ट अगर अपने सामने हाजिर करवाना चाहती है तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहला, द कोर्ट विल इशू सम्मन्स, एक बुलावा पत्र। अगर सम्मन्स सेंड करने पर भी पर्सन नहीं आता है, द कोर्ट विल इशू द अरेस्ट वारंट, द अथॉरिटी लेटर टू द पुलिस। अगर वारंट से भी पर्सन बच रहा है और अरेस्ट नहीं करके नहीं लाया जा सका, then the third stage will come, that is proclamation and attachment. Now we have to understand what does proclamation and attachment mean. These are the two parts. Proclamation is one and the attachment is the another one. Proclamation means उद्घोषणा, जारी कर देना। व्यक्ति को आपने इनविटेशन भेजा, नहीं आया, उसके लिए आपने अरेस्ट वारंट डिक्लेयर किया, वो पर्सन भाग के छुप गया कहीं पे, घर पे मिल ही नहीं रहा है। जब पुलिस वाला जाता है मालूम पड़ता है कि नहीं है उसके घर पे, वो छुप गया। तो अब क्या किया जाए उसको देने के लिए, जब वो पर्सन मिल नहीं रहा तो अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जाता है ऐसी सिचुएशन में, उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में एक पब्लिश किया जा सकता है, उसके घर के बाहर उस प्रोक्लेमेशन को पेस्ट किया जा सकता है, दैट दिस पर्सन हैव बीन डिमांडेड इन द कोर्ट। उस एरिया के किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर, उस टाउन, उस विलेज के किसी भी एक सार्वजनिक स्थल पे इस प्रोक्लेमेशन को पेस्ट किया जा सकता है, चस्पा किया जा सकता है। इट कैन बी पेस्टेड देयर सो दैट ईच एंड एवरी जनरल पब्लिक कैन हैव एन एक्सेस टू दैट। तो वो उसको बता सकें भी आपके बारे में तो ऐसा छपा हुआ है, सब वहाँ पे प्रिंटेड है ऐसा। तो ये कुछ तरीके हैं प्रोक्लेमेशन करने के। और प्रोक्लेमेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर प्रोक्लेमेशन इशू करने के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लिमिटेशन में, वो पर्सन फिर भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, देन ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। पहले प्रोक्लेमेशन इशू होगा और प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद में भी जो उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया था उसमें वो अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के साथ में उसकी प्रॉपर्टी जो भी होगी वो अटैच कर दी जाएगी। अटैच का मतलब उसे अपनी पोजीशन में, गवर्नमेंट के पोजीशन में ले लिया जाएगा, उसको सील कर दिया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी को, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को पाने के लिए आए वहाँ पे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 82 से, ये स्टार्ट होता है पार्ट सी इसका। 82 से 85 तक के इसमें सेक्शंस हैं। तो देखें, सबसे पहला है, सर आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। नेटवर्क अनस्टेबल है। तो सेक्शन 82 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकंडिंग। एब्सकंडिंग किससे? एब्सकंडिंग फ्रॉम अरेस्ट। एब्सकंडिंग का मतलब होता है बचना, छुपना। सो इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, मे बी पॉसिबल कि उस रीजन के लिए, उस बिलीफ के लिए उसने कोई एविडेंस लिया हो, और हो सकता है कोर्ट ने अपने स्वविवेक पे निर्णय ले लिया हो बिना एविडेंस के। So if any court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing, तो या तो वो बच रहा है या फिर छुप रहा है himself so that such warrant cannot be executed, तो उसका इंटेंशन क्या है कि वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके, यानी कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो बचता रहेगा, छुपता रहेगा, जैसे वो देखेगा हाँ पुलिस वाले आ रहे हैं मुझे अरेस्ट करने के लिए, वो किसी पड़ोसी के घर में जाके बैठ जाएगा, किसी दूसरे सिटी में निकल जाए, हो सकता है बैठ के। तो ऐसे द पर्सन इज एब्सकंडिंग एंड कंसीलिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, सच कोर्ट मे पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन requiring him to appear at a specified place, obviously the court of law, and at a specified time as mentioned in the proclamation, not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। बहुत important बात है क्या कि proclamation का duration
It will not be on the discretion of the court, but it has been specified under CRPC, that is it should be a 30 days time period. तो जिस डेट पे प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है उस डेट से 30 डेज के विद इन अगर वो पर्सन स्पेसिफाइड प्लेस पर स्पेसिफाइड टाइम पे अपीयर नहीं होता है, होना है उसको ये कहा गया है, और नहीं होता है, देन ही विल बी डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो अभी सेक्शन 82 में तो बस यही बताया जा रहा है कि प्रोक्लेमेशन कब इशू किया जा सकता है, प्रोक्लेमेशन कैसा हो सकता है। तो प्रोक्लेमेशन राइटिंग में होगा, उसमें स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड टाइम मेंशन किया जाएगा, उसमें टाइम लिमिट 30 डेज मेंशन किया जाएगा। आफ्टर दैट द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। किस तरह से वो पब्लिश किया जाएगा, देखिए यहाँ पे टोटल इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। It shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides। जिस गांव या जिस कस्बे में वो व्यक्ति सामान्य तौर पे माना जाता है कि यहाँ रहता था, यहाँ उसका घर है, यहीं वो काम करता था, तो ऑर्डिनरीली जहाँ पे उसका रेसिडेंस रहा है उस जगह पे उसे पब्लिकली रीड किया जाएगा, अनाउंस करता हुआ। Secondly, it shall be affixed to some conspicuous part, जी good evening अनुराग, conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village। तो उस विलेज और टाउन में सबसे पहले रीड किया जाएगा, ऐसे जगह पे किसी मोहल्ले में किसी गांव की चौपाल पे खड़े होके, जिससे कि सभी लोग वहाँ पे जो भी मौजूद हैं वो सुन लें उसको, और अगर वो खुद कहीं पे किसी घर में छुपा हुआ है तो वो वहां से सुन ले। सेकेंडली, उसी गांव या कस्बे के किसी भी एक सार्वजनिक स्थल पे कॉन्स्पिशियस पार्ट पे उसे एफिक्स कर दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा। Thirdly, a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse। न्यायालय परिसर में भी नोटिस बोर्ड होते हैं, सूचना पट होते हैं, तो कोर्ट हाउस के भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उसको चिपका दिया जाएगा, जिससे वहां कहीं आता जाता हो तो वो देख ले उसे। देन द कोर्ट मे ऑल्सो, इफ इट थिंक्स फिट, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड्स। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट आ गया। इस चीज को देखना आप, क्या लिखा है इन्होंने, द कोर्ट मे ऑल्सो इफ थिंग्स फिट। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश करवाए ही करवाए। ऊपर वाले जो 3 कंडीशन है वो तो फिक्स हैं, दैट इज़ रीड किया जाएगा उस विलेज और टाउन में, उस विलेज टाउन के कॉन्स्पिशियस प्लेस पर एफिक्स किया जाएगा, कोर्ट प्रेमिसेस में एफिक्स किया जाएगा। लेकिन उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है या नहीं करना है, दिस इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। Subsection number 3, a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day। तो एक स्टेटमेंट इशू करेगी कोर्ट राइटिंग में, और जिसमें ये बात लिखी कि कौन सी तारीख को ये सबसेक्शन नंबर 2 के जो कंडीशंस उनको फुलफिल किया गया, कब वहाँ पे अनाउंस किया गया, रीड किया गया, कब उसको चस्पा किया गया, कब पे नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया, ये सब जो सबसेक्शन नंबर 2 के जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने का एक स्टेटमेंट राइटिंग में कोर्ट इशू करेगी। एंड दैट विल बी अ प्रूफ के जो भी कंडीशंस थी रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन उन्हें फुलफिल किया जा चुका है। सेक्शन 82 हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence punishable under section 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 और 460 of the Indian Penal Code 18
1860, 45 ऑफ 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। तो यहाँ पे जो सेक्शंस स्पेसिफाइड हैं, अगर इन सेक्शंस में वो पर्सन अक्यूज्ड है, उसका जो ऑफेंस है वो इन सेक्शंस में अगर वो अक्यूज्ड है, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, और प्रोक्लेमेशन में जो 30 दिन का समय दिया गया उसमें वो अपीयर नहीं हो पाता है। ये जो सेक्शंस ऊपर मेंशन है 302, 304, देन 364 से लेकर 460 तक जो भी यहाँ पे मेंशंस हैं, इन सेक्शंस में अगर वो ऑफेंडर है और वो प्रोक्लेमेशन इशू होने के 30 डेज के टाइम पीरियड में जो उसमें प्लेस स्पेसिफाइड थी वहां पे आके कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, अब फिर से एक वर्ड यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करूंगा, कोर्ट में, यानी कि अगेन अगर वो उस 30 डेज में नहीं आता है तो भी कोई कंपल्शन नहीं कोर्ट के ऊपर ऐसा करना, बट कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट प्रोनाउंस हिम एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो फिर उसे उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 2 में क्या था, जो प्रोक्लेमेशन है वो किस तरह से अनाउंस किया जाएगा, रीड किया जाएगा, एफिक्स किया जाएगा, और न्यूज़पेपर में अगर रिक्वायर्ड है तो पब्लिश किया जाएगा। सबसेक्शन 3 में क्या था, एक स्टेटमेंट राइटिंग में कोर्ट पब्लिश करेगी, shall apply to a declaration made by the court under subsection 4। तो ये दोनों पॉइंट सबसेक्शन 2 में जो जिस तरह के तरीके बताए थे कि रीड किया जाएगा, एफिक्स किया जाएगा, कॉन्स्पिशियस प्लेस पे न्यूज़पेपर में दिया जाएगा, 3 में था कि स्टेटमेंट पब्लिश होगा राइटिंग में जो कि बताएगा कि कंफर्मेशन देगा कि प्रोक्लेमेशन हो गया, यही दोनों सेम प्रोविजंस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते समय भी फॉलो किए जाएंगे। पहले प्रोक्लेमेशन इशू किया था कि इस व्यक्ति को इस अपराध में ये वांछित है, और अगर 30 दिन के अंदर अंदर ये कोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता है तो इसे प्रोक्लेम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा अनाउंस किया था। और फिर वो 30 डेज कंप्लीट हो गए तो अब कोर्ट वहां पे अनाउंस करवा सकती है कि ये व्यक्ति उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा रहा है। The provisions of subsection 2 and subsection 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। तो जो proclamation issue करते समय provisions थे वही same provisions proclaimed offender declare करते समय भी उसके लिए हो जाएंगे। ये था section 82 proclamation से related। पर्सन सम्मन्स भेजने पे नहीं आया, हमने अरेस्ट वारंट इशू किए, अरेस्ट वारंट से अगर पर्सन ने एब्सकंड किया है और कंसील किया है फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट तो फिर प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर हो गया, इशू हो गया, डिक्लेयर नहीं हुआ प्रोक्लेमेशन इशू हो गया, और प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद 30 डेज में अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ देन द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद भी अगर वो नहीं आता है तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। सेक्शन 83 देखते हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकंडिंग। तो जो पर्सन जिसको प्रोक्लेमेशन इशू किया है, एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर अभी आपने बताया कि 82 बिल्कुल सही आपने इसमें इसे आइडेंटिफाई किया, दैट इज सबसेक्शन नंबर 1 में जो टाइम लिमिट है यही मीनिंग निकल के आ रहा है कि पर्सन को मिनिमम वो जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है मिनिमम 30 डेज का टाइम उसमें होना चाहिए, और अगर कोर्ट अगर फिर चाहे तो नॉट लेस देन 30 डेज का मतलब यही है कि 30 डेज मिनिमम होना चाहिए, और चाहे तो उससे ज़्यादा समय भी दिया जा सकता है। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया, गुड। चलिए सेक्शन 83 पे हम आते हैं। तो फिर पर्सन जो कि एब्सकंड कर रहा था उसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू हो गया था, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बारे में इंफॉर्मेशन है। द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन under subsection 82 may for reasons to be recorded in writing before moving further for attachment of the property, जो भी reasons हैं उसे पहले writing में mention किया जाएगा, record किया जाएगा। At any time after the issue of the proclamation order, the attachment of any property movable or immovable, property कौन सी की बात कर रहा है ये, यहाँ पे बात कर रहा है कि उसकी movable property
भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन, तो उस प्रोक्लेम्ड पर्सन से रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी संपत्तियां हैं, चाहे वो चल है या अचल है, चाहे वो जंगम है या स्थावर है, मूवेबल है या इमूवेबल है, उसे अटैच कर सकेगी कोर्ट आफ्टर मेंशनिंग द रीजंस इन राइटिंग और एट एनी टाइम लिखा है। Then, provided that at the time of the issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property। अब बात ये आती है कि ऐसा अगर कुछ कोर्ट को महसूस होता है, कई बार लोग ऐसा करते हैं, उनको पता है कि हमें तो यहाँ से भागना ही है, तो फटाफट इस प्रॉपर्टी को बेच बाच के और खत्म कर दो। is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order the attachment simultaneously with the issue of proclamation। तो वो proclamation के साथ में भी attachment के order issue कर सकती है अगर ऐसा संदेह है किसी तरह का, ऐसा expected है that the offender may remove the whole or part of the property or may dispose whole or part of the property, then the attachment may be simultaneously, साथ के साथ, issue with the proclamation also। ये एक कंडीशन इसमें एडिशनल दे रखी है, ठीक है। चलते हैं फर्दर। आज इसी में से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करके आप लोगों को फिर वापस से हम नोट्स पे आ जाएंगे, इन प्रोसेस है तो हो जाएगा वो भी। सबसेक्शन नंबर 2 देखिए, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सेक्शन 83 सबसेक्शन 2 की बात हो रही है। सबसेक्शन नंबर 1 में कहा कि अगर पर्सन के ऊपर ऐसा डाउट आता है कि वो प्रॉपर्टी को हटा सकता है, समाप्त कर सकता है, किसी तरह का बेच बाच सकता है, तो उसे साथ में भी साइमल्टेनियस अटैचमेंट के ऑर्डर इशू हो सकते हैं। सेकेंडली इट हैज तो बात ये आ रही है कि सबसेक्शन नंबर 2 में क्या लिख रहा है ये, सच ऑर्डर शैल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situate। तो जहाँ पे वो पर्सन रह रहा था, जहाँ पे वो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, प्रॉपर्टी वहाँ पे जो है उसे तो अटैच किया ही जाएगा, लेकिन अगर उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसे भी अटैच करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो उस जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस एरिया में उसकी वो प्रॉपर्टी है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एंडोर्स करवा के वहाँ की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि बस एक ही शय की किया जाए, सारी ही प्रॉपर्टी अटैच करना चाहते हैं हम, जिससे कि नहीं तो इधर की अटैच कर देंगे, अब दूसरी प्रॉपर्टी में जाके रह लेगा। सभी जगह की प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे तभी वो पर्सन फिर कोर्ट के सामने अपेयर हो पाएगा। सबसेक्शन नंबर 3, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इन इज अ डेट or other movable property, the attachment under this section shall be made by seizure, by the appointment of receiver, by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf, by all or any of the two such methods as the court thinks fit। तो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, इन दोनों वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या आए हैं। एक पहला वर्ड तो लिख रहा है डेट, जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, अगर उस अटैच प्रॉपर्टी में कोई डेट है या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो पहली बात तो कि डेट है, डेट का मीनिंग समझते हैं। सपोज मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है और मिस्टर एक्स से मैंने, कुणाल सिंगल ने 50,000 रुपये उधार ले रखे हैं। सिचुएशन समझना आप, मिस्टर एक्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आती है, और मैंने मिस्टर एक्स से 50,000 रुपये ले रखे हैं, तो ये जो अमाउंट मैंने मिस्टर एक्स से बोरो कर रखा है, जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, ये अमाउंट क्या है, ये डेट है। किसको, कौन रिसीवेबल है, किसके लिए पेबल है, मेरे लिए पेबल है, क्योंकि मैंने बोरो किया है तो मेरे लिए पेबल है।
और मिस्टर एक्स के लिए रिसीवेबल है। तो अब इस अमाउंट को भी क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जा सकता है, या फिर इस डेट के ऊपर अपॉइंटमेंट रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर ऐसा मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि मैं इस अमाउंट को पे करने से पहले कोर्ट की परमिशन लूँ बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी। यानी कि मुझे राइटिंग में ऑर्डर दिया जा सकता है कि मैं ये पैसा उनको वापस ना दूं। तो ये तो एग्जांपल मैंने दिया डेट का। दूसरा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकता है किसी बैंक में उसका कोई अकाउंट हो, उसमें कुछ कैश रखा हुआ है, हो सकता है बैंक में उसका लॉकर हो, उसमें कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो उस वहाँ पे भी ये सेम चीज़ हो जाएगा। 4 पॉइंट्स दिए, पहला वो प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, सीज कर दी जाए यानी कि उसको जब्त कर लिया जाए। दूसरा रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति उसके ऊपर काबिज कर दिया जाए। तीसरा राइटिंग में ऑर्डर इशू कर दिया जाए कि आप इस प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं करेंगे, ना तो उस पर्सन को, ना उससे संबंधित किसी अदर व्यक्ति को। और चौथा, ऊपर जो 3 दिए हैं उन 3 में से कोई एक या 2 कॉम्बिनेशन कर करा के ऐसा सब किया जाए। तो ये चीज बता रहा है डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। डेट क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। फोर्थ आती है सिचुएशन इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द case of land paying revenue to the state government be made through the collector of the district in which the land is situated, and in all other cases by taking possession by the appointment of receiver by an order in writing prohibiting the payment। तो अब नेक्स्ट बात किसकी आ रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, यही सब हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि लैंड वगैरह है, तो उसके लिए सेम वही बातें आती हैं, कैसे उसको अटैच किया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो या तो उसे पोजीशन में ले लिया जाए अपने, गवर्नमेंट उसको पोजीशन में ले ले, रिसीवर अपॉइंट कर दे, या फिर एक राइटिंग में ऑर्डर इशू कर दे प्रोहिबिटिंग द पेमेंट, और बाय एनी और ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड टेक्निक्स। तो सारी सेम चीजें हैं, सिर्फ वो सीजर की जगह टेकिंग द पोजीशन आ गया है इमूवेबल के लिए। फिर आता है इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, घोड़े, ऊंट, इस तरह के लाइव स्टॉक, मवेशी अगर उसमें है। ठीक है, if the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature, कोई धान, फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स, या कोई भी ऐसी वस्तुएं जो कि खराब होने योग्य हैं, कोई मछली पालन का, फिशरी का काम करता तो उसके घर में कोई मछलियाँ वगैरह हों, कोई पोल्ट्री फार्मिंग का काम करता है, मुर्गियाँ उसके पास हो सकती हैं, कोई तो वो मुर्गियाँ तो खैर आपका लाइव स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइव स्टॉक से रिलेटेड। जी अनुराग, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? जी, तो अगर कहीं कोई लाइव स्टॉक है, कोई मवेशी वगैरह, पशु वगैरह उसमें आ सकते हैं, या पेरिशेबल नेचर वाली गुड है, खराब होने योग्य, द कोर्ट मे इफ थिंग्स फिट इट एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट में immediate order for immediate sale thereof, and is in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the court। तो अगर कोई ऐसे हैं गाय, भेड़, बकरी, पोल्ट्री फार्मिंग के मुर्गियां वगैरह ऐसे सब है, या कोई सब्जियां वगैरह हैं, कोई धान है जो खराब होने योग्य, तो कोर्ट क्या कहेगी, हाथों हाथ उसको बेचने के ऑर्डर कर देगी, और बेचने के बाद में जो पैसा आया है उसका क्या किया जाएगा, उसके लिए कोर्ट के ऑर्डर का वेट किया जाएगा, कोर्ट क्या ऑर्डर करती है उस पैसे के बारे में। The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section। तो सेक्शन 83 हमने पढ़ा, सेक्शन 83 में इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड लाइव स्टॉक एंड पेरिशेबल नेचर के गुड्स के अटैचमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और उस अटैचमेंट के लिए हमने रिसीवर अपॉइंट किया था। तो जो रिसीवर अपॉइंट किया गया है, वो रिसीवर की पावर्स कितनी होंगी, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, shall be the same as those of receiver appointed under the Code of Civil Procedure 1908। तो CPC में जो रिसीवर अपॉइंट किया जाता है
उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उसमें जो उसकी पावर्स होती हैं, जो उसमें उसके ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ होती हैं, सेम ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ एंड पावर्स यहाँ पे अडॉप्ट कर ली जाएंगी इस ऑफिशियल रिसीवर की, इस पर्सन की। तो ये था सेक्शन 82 और 83। 82 में हमने प्रोक्लेमेशन इशू करके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, और 83 में हमने प्रॉपर्टी को अटैच किया है। फर्दर सेक्शंस को हम अपने कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, उनमें कहीं कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं।